क्रैक्ड या क्रैक एड, क्रैक्ड में करते क्या? जी देखिए, क्रैक्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयबल बनाता है। कोई भारत में टीचर इसलिए नहीं बनता है कि उसका पैशन है, बहुत कम लोग, और जो बन जाता है वो IIT एम्स में पढ़ा रहा होगा। टीचर आप बन रहे हो क्योंकि कुछ और नहीं बन पा रहे हो। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जवाब 100 में से 99 बच्चे नहीं दे पाते। उस अपने बारे में जिसके साथ आप खुद उतने साल रहे हो जो आपकी उम्र है। ये अंडर कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है? आप सोचिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, 12 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, फिर भी लग रहा है पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। हजारों को आसपास लग रहा है। कहाँ से आ रहा है अंडर कॉन्फिडेंस? जब रूट में गया उस प्रॉब्लम के, थोड़ा ब्रेक लेके रियलाइज हुआ आवर एजुकेशन सिस्टम इज बेसिकली टीचिंग अ फिश हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। उसकी अपनी जो यूनिकनेस है वो छोड़ के कुछ और जो दूसरे कर रहे हैं। तो कौन सा डॉक्टर हमें पसंद आता है? जो हमसे बात करता है, हमें समझता है, एक दो चुटकुले सुनाता है हमारी ही डिजीज को लेके शायद, जिससे हम थोड़े कंफर्ट होते हैं और फिर लगता है कि ये डॉक्टर हमें ठीक कर सकता है। हमें कोई आइडिया नहीं होता है वो एक्चुअल मेडिकल साइंस में कितना अच्छा है, बट दैट सॉफ्ट स्किल इज हेल्पिंग हिम गेट मोर हिम और हर गेट मोर पेशेंट। बहुत बार हम कम्युनिकेशन में सोचते हैं अच्छा बोलना कम्युनिकेशन है सिर्फ, पर अच्छा जो बोलता है उसे चारों चीजें अच्छे से आती होगी तभी वो अच्छा बोल पाता है। और वो 4 चीजें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और ये 4 चीजों पे अगर आपको शुरू से प्रैक्टिस होने लग जाए, Fastest way a candidate unknowingly gets rejected in an interview in the first 2 minutes. देखिए जैसे वो चल के आके बैठता है चेयर पे, इसमें भी बहुत सारा जजमेंट हो जाता है, पर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि फैसिनेशन फॉर सरकारी नौकरी इज पुलिंग अस डाउन एज अ सोसाइटी। भारत में अभी भी दहेज का प्रथा सरकारी नौकरी से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। सरकारी नौकरी करने की इच्छा इसलिए भी होती है कि उन्हें लगता है कि वहाँ जाकर मैं भ्रष्टाचार करूँ। ये भी एक बहुत बड़ा सच और दुर्भाग्य है। 5-6 साल तक सरकारी नौकरी चेज करना, डू यू थिंक इट्स अ ट्रैप? बिग ट्रैप। देश में 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है थोड़ी सी। दूसरी समस्या ये है कि जो लोग रोजगार देना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमें रोजगार देने लायक लोग ही नहीं मिल रहे हैं, which means employability. So it's a double-edged sword. बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जो रोजगार देना चाहते हैं वो कहते हैं कि साहब रोजगार देने लायक युवा हमको मिल ही नहीं रहा है। Skilling has become a problem. हालांकि जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसने काफी बदलाव करने का प्रयास किया है, लेकिन जो आधारभूत सुविधाएं हैं वही बहुत कम है और इसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि उसमें जो बदलाव लाना है उसमें भी समय लगेगा और उसमें एफर्ट खाली सरकार का नहीं, ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू पुट इन देयर एफर्ट। तो ऐसे में हमने सोचा कि किसी ऐसे शख्स को बुलाएं जिससे हम इस समस्या के बारे में भी बात कर सकें और जो इसमें कुछ कर भी रहे हैं, इसके समाधान के लिए कुछ कर भी रहे हैं। देबू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो क्रैक्ड या क्रैक एड है क्या, वो जानना चाहेंगे, ये जर्नी ब्रीफली, और फिर सीधे कूद पड़ेंगे तो लैक ऑफ employment and employable people। ये दोनों ही एक दूसरे को काटने वाली बातें तो वो उस पर बात करेंगे, बट फर्स्ट वी डेफिनेटली वांट टू लव टू नो योर जर्नी, बिकॉज जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे से मिलती जुलती है कि एकदम सेट रेट नौकरी थी, फिर दिमाग में आया कि नहीं कुछ अतरंगी करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी मुझे बुलाने के लिए। ये आपकी हिंदी सुन के तो मैं वैसे ही आपका पहले फैन था, बट आप जब बोलने लग जाते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि खुद को भी कुछ बोलना है ताकि आपके साथ पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैं शायद आपकी तरह इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं मिक्स करके अपने जो बोलना चाहता हूँ बोलना चाहूंगा। मेरी यहाँ खत्म हो गई फिर ठीक है, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली फिर
बता पाऊंगा। देखिए आपने जर्नी की बात करी Right. पहले। मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी कॉल्ड खड़गपुर। ओह वाह, आईटी जो- खड़गपुर। जी जी, वही मेरा सबसे बड़ा अभिशाप था अच्छा। कि उस शहर में आईआईटी है। हाँ। और आपके ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा अगर 80-90% लाने लग जाए और आपके शहर में अगर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म और आईआईटी के अलावा कुछ ना हो तो पूरी फैमिली फिर वही सपने देखने लग जाती है कि हमारा बेटा आईआईटी जाएगा। अब मेरे जो भाई थे, बड़े भाई थे, वो बन गए अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर, और मुझे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सब्जेक्ट में। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था कि मैं आईआईटी होगा। अब जब 12th का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ, थैंकफुली, अभी मैं बोल सकता हूँ थैंकफुली मेरा नहीं हुआ। अच्छा। पर उस टाइम पे तो मातम फैल गया कि नहीं हुआ है। यू वोंट बिलीव, मेरे घर पे लोग होते थे 20, 25, 30 लोग जो शोक मनाने आते थे कि आपके बेटे का नहीं हुआ, हम आपके साथ हैं और कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हम मिल के कर लेंगे ताकि ये बेकार ना चला जाए। राइट, वहां से जर्नी शुरू हुई थी। और उस टाइम पे एनआईटी का चलन उतना नहीं था, आईआईटी ही था, और एनआईटी बस बन रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो काफी सारे एनआईटीज, पहले ये आरईसी हुआ करता। बिल्कुल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। तो मैं किसी तरह से एनआईटी राउरकेला, तो आरईसी राउरकेला से जस्ट एनआईटी बना था तब, उसमें गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वो मेरे जिंदगी के सबसे डिफिकल्ट 4 साल थे, क्योंकि आप समझिए ऐसे एक इंसान को जिसको इंटरेस्ट है लोगों से बात करने की, रिलेशनशिप्स की, कम्युनिकेशन की, मैं डिबेट्स में, एक्सटेम्पोर में, आपने भी कहा अपनी जर्नी में आप पार्ट लेते थे, मेरा भी वही आदत था शुरू से। आपने उसको डाल दिया गाड़ियों के साथ कि अब लेथ मशीन में चेक करो कि अब ये मिलीमीटर के हिसाब से ठीक से कटा है कि नहीं। राइट, ये गाड़ी में आप सप्लाई चेन में खड़े रहो और देखो एक एक करके पार्ट असेंबल हो रहा है और वो फाइनल गाड़ी जो निकल के आएगी वो परफेक्ट निकला है कि नहीं। टॉर्चर था। और टॉर्चर में इसलिए कह रहा हूं एज अ लर्निंग कि कोई थॉट नहीं जाता है ना क्लास 12th के बाद, इवन स्कूल में, कि इसके आगे जो करना है वो पसंद भी है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं वो पढूं, और मुझे लगता था स्कूल तक कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, क्योंकि सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, बंगाली, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। राइट, आप पढ़ रहे हो शेक्सपियर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, सपने देख रहे हो, और सीधा पहुंच गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसके बाद। तो दोस 4 years आई रियलाइज्ड कि अब इसके बाद लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना है जो पसंद नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। उसके बाद मैं गया मुंबई में एसपी जैन नाम का एक कॉलेज है, वहां पे पढ़ाई करने। और उस 2 साल में पढ़ाई मुझे याद ही नहीं है, बस एडजस्टमेंट याद है कि अब जो खड़गपुर और राउरकेला से लड़का आया है, वो जो ऑरेंज टी शर्ट के ऊपर ग्रीन कलर का जैकेट पहन के आता है और सब मजाक उड़ाते हैं, इस मजाक उड़ाने को कैसे बंद करूं, कैसे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊं हर उस फोरम में जहां पे शायद लोग मुझे रिस्पेक्ट करे और भूल जाए मैं किस बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे थोड़ी इज्जत मिले। तो वो 2 साल वॉज जस्ट एडजस्टिंग टू मुंबई। और मुंबई में आप तो मतलब इतने सालों से भी मुंबई में हो, मुंबई में आप देखोगे इतना अमीर आदमी और इतना स्ट्रगलिंग आदमी साथ में एक ही सड़क पे भाग रहा है। तो आपको लगता है कि शायद सपने देखने से आप कहीं पहुंच सकते हो। सपने देखने का मुंबई शहर में एक वो लगता है कि शायद कुछ वैल्यू मिलेगा। राइट, बिल्कुल। एंड वो 2 साल इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग थे। और फिर मैं आया जॉब करने, जैसे आपने कहा, मैंने 12 साल नौकरी करी। 12 साल मन में यही लेके चल रहा था कि एक दिन कुछ जो खुद सपना देख रहा हूँ उसमें कूद पाऊंगा, आई विल बी एबल टू जंप देयर। मैं जब एनआईटी में था तब मेरा खुद का ट्यूशन सेंटर था। जब मैं एसपी जैन मुंबई में था तब मैंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था। नौकरी में भी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक ट्यूशन सेंटर ही शुरू करा था, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। अच्छा। तो हमेशा से ही मन में वो ट्रेनर, टीचर वाला ख्याल था कि टीचर बनना है और कुछ चेंज करना है। पर करेज कहाँ से लाएगा ना एक लोअर मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस का इंसान। डर इतना लगता है। मेरे घर पे तो यही था कि प्राइवेट नौकरी क्यों ले ली, उसी में लोग उनको हार्ट अटैक था। एमबीए पढ़ते वक्त 10 लाख का लोन कैसे ले लिया, इतना तो हमारी लाइफ टाइम सेविंग्स नहीं है। वो अब बोले कि अब मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ उससे अच्छा तो बेटा ना ही रहो तो बेटर है। तो इसीलिए शायद टाइम लग गया। क्रैक्ट, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, 2022 में हमने फाइनली शुरू किया। और जब फाइनली शुरू हुआ तब वो चाहे बिजनेस कैसा भी करे, इंस्टीट्यूट कैसा भी करे, वो फ्रीडम वाली फील पहली बार फील हुई
कि इट वाज, और अब क्योंकि 4 साल हो भी गए हैं जी, उस समय लग गया था कि ये वही है जो मैं करना चाहता हूँ। ये लग गया था कि मैं एडुकेशन में जा रहा हूँ और यही मेरी कॉलिंग है। सक्सेस या फेलियर से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यही करना है और इसमें फाइट मारते रहना है कि कोई इम्पैक्ट लाना है। कोविड का टाइम था, सेकंड थर्ड वेव जस्ट चल रहा था। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनकी नौकरियां जा रही थी, नौकरी मिल नहीं रही थी, पे कट्स हो रहा था। मैं खुद एक बहुत बड़े संस्था ग्रुप के साथ काम कर रहा था, अच्छे खासे सीनियर पोजीशन पे, बट 40% पे कट हो गया था। तो मेरे सारे जो कोलीग्स थे वो एकदम डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि सब उस टाइम पे तो यू आर सर्वाइविंग ना, एक्चुअल सर्वाइवल था। एक तो मतलब जान पे आ गई थी बहुत बहुत लोगों को, true. और दूसरा सर्वाइवल पे आ गया था, फाइनेंशियल सर्वाइवल पे, दैट कैन यू सर्वाइव। तब क्रैक्ट का आइडिया आया था कि ये अंडर कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है। आप सोचिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, 12 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, फिर भी लग रहा है पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। हजारों को आसपास लग रहा है, कहां से आ रहा है अंडर कॉन्फिडेंस? जब रूट में गया उस प्रॉब्लम के, थोड़ा ब्रेक लेके रियलाइज हुआ कि कभी भी खुद तो कुछ चूज किया ही नहीं है ना, बस होता चला गया है लाइफ में। इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए हो गया, नौकरी मिल गई, अब बॉस को खुश करना है, प्रमोट होते रहना है। ये नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं, किसी ने भी वो सफर नहीं लिया। जब तुम खुद कुछ चूज नहीं करते हो और फाइनली एक क्वेश्चन आता है, अब तुम्हारे साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन तो तुम्हें किसी ने पूछा ही नहीं है कभी कि करना क्या चाहते हो तुम। तमाशा मूवी में हमने जो देखा था कि तुझे क्या करना है, तेरी क्या रजा है, मुझसे क्यों पूछ रहा है, तू बता तुझे क्या करना है, राइट, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। ये क्वेश्चन का आंसर अगर हम थोड़ा शुरुआत में देने लग जाए, शायद स्कूल में, शायद कॉलेज में, चाहे वो रास्ता ना ले, पर पता तो हो कि ये पसंद है मुझे, राइट। आप अभी हमारे जस्ट ये शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि अगर आपको डांस करना पसंद है तो पसंद है ना, क्यों जज कर रहे हैं अपने आप को? अगर आपको कम्युनिकेशन, जैसे मुझे और आपको इसमें थोड़ी रुचि है, पसंद है तो है। वो क्रैक्ट का नींव था कि क्या मैं लोगों को जो उनको अच्छा लगता है उसके हिसाब से सॉफ्ट स्किल उसके ऊपर जोड़ के उनको कॉन्फिडेंस दे पाऊं कि आप उस तरह के एम्प्लॉयमेंट में जाइए जो आज तक कोई नहीं पढ़ाता है। हमारे स्कूल कॉलेज के एजुकेशन के बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं, बट उसमें अभी भी वो बात नहीं आई है कि वो इंसान को उसी लिए तैयार करे जिसके बारे में वो जानना चाहता है, तो या उसको इतना आत्मसात कराए कि उसको पता चले कि हम करना क्या चाहते हैं और फिर उसकी तरफ वो काम करे। अभी तो एक स्ट्रगल ये भी है कि वी आर चेजिंग अदर पीपल्स ड्रीम्स, यंगस्टर्स आर चेजिंग अदर पीपल्स ड्रीम्स एंड दे डोंट इवन नो कि उन्हें क्या चाहिए, जो हमारे आपके साथ भी हुआ है किसी न किसी पेज में। इसीलिए मुझे 29 साल लगे ये पता करने में कि मेरे अंदर वॉइस नाम का एक टैलेंट है। एंड एट 32 आई चेंज्ड करियर, और उसके बीच में MBA, ग्रेजुएशन सब कर लिया विदाउट नोइंग दैट माय कॉलिंग इज हियर। सो वो भी एक एस्पेक्ट है जो यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो कवर होना चाहिए, मिस हो जाता है, बिल्कुल मिस हो जाता है। और पता चल जाने के बाद क्या आप अपने कल को पीछे छोड़ के वो स्टेप ले सकते हैं? देखिए, मतलब किसी भी स्टेप में आप जाइए, आप एम्प्लॉयमेंट में भी जाइए, अपना बिजनेस भी करिए, स्ट्रगल तो होगा। और वही खूबसूरती है शायद इस जर्नी का, कि उस स्ट्रगल से निकल के आप हर बार अलग इंसान निकल के आते हैं। पर उस रेस में भागो ना जो जिसमें मजा, जो हमारी है, हाँ। जो हमारी है। वो कहते हैं ना कि our education system is basically teaching a fish how to climb a tree. उसकी अपनी जो यूनिकनेस है वो छोड़ के कुछ और जो दूसरे कर रहे हैं उसका। तो अब मुझे ये बताइए एकदम कि आपके सामने एक 15 साल का बच्चा बैठा है, उसको अगर क्रैक्ट समझाना हो तो कैसे आप समझाएंगे कि आप क्रैक्ट में करते क्या है? जी, देखिए, क्रैक्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयबल बनाता है। आपने शुरू में बोला एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी का फर्क, और जो एक दूसरे को काटता है, राइट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपको नौकरी मिल गई, ठीक है, तो आपने कहीं ज्वाइन कर लिया। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है आप नौकरी करने के लायक हैं, और आप में वो स्किल्स है कि आप किसी एक इंडस्ट्री में या 2 इंडस्ट्री में या 4 इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल है, आपको नौकरी कभी भी मिल जाएगी, राइट। तो क्रैक्ट का पूरा एम है एक 15 साल के लड़के के लिए भी कि अगर आप चूज कर सकते हैं कि मेरा सेक्टर रिटेल है, मेरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है,
मेरा सेक्टर बैंकिंग है, मेरा सेक्टर हेल्थ केयर है, मेरा सेक्टर कम्युनिकेशन है। अगर पहले उनको हेल्प करेंगे कि वो चूज कर पाए कि उसका सेक्टर क्या है, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सालों से रह चुके हैं, हमने उसी को बस एसिमिलेट करा एक जगह। एक बार उसे पता लग गया, उसके बाद अगर वो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, हमारे देश में प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स मिला के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। उसके लिए उसे एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ट्रेन करना। अब बैंकिंग में जाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, बैंकिंग नॉलेज भी चाहिए, थोड़ा बहुत नंबर्स, फाइनेंशियल स्किल्स भी चाहिए। एज एन एग्जांपल बता रहा हूं, उसी पे उनकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने से 1 साल की। उसके ग्रेजुएशन से पहले भी हो सकता है, ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। उस ट्रेनिंग के बाद हमारे थ्रू 80-85% बच्चों को नौकरी मिल भी जाती है उस सेक्टर में। अब उसके लिए बहुत डीप रूटेड कॉर्पोरेट रिलेशनशिप बनाना पड़ता है ऑफ कोर्स हर सेक्टर में। कि मैं 15 बैंक्स को जानता हूं जो मुझसे हायरिंग करती है, फ्रेशर्स की करती है। सिमिलरली मैं 10 रिटेल कंपनीज को जानता हूँ, 3 हेल्थ केयर कंपनीज को जानता हूँ। जैसे जैसे हम एक्सपैंड करेंगे वैसे शायद हर सेक्टर में जा पाएंगे। आज के डेट में हम मेजरली बैंकिंग और रिटेल में है, और थोड़ा बहुत अभी हेल्थ केयर और एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब शुरू किया है। पर जैसे जैसे एक्सपैंड करते हैं, एक टाइम ऐसा आना चाहिए, होपफुली टचवुड अगले 4-5 साल में, जहां पे मेरे पास कोई भी बच्चा आ जाए स्कूलिंग खत्म करने के आसपास, और मैं उसे उसके रुचि के हिसाब से अपने सेक्टर में प्लेस कर पाऊं, एम्प्लॉयमेंट दे पाऊं, बिकॉज वो एम्प्लॉयबल है उस सेक्टर के लिए, और उसे कभी डर नहीं लगता है कि मेरी ये नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा। उसे पता है मैं अच्छा हूं, कंपनी मेरे पीछे भागेगी। वो 3 इडियट्स में एंड में कहते हैं ना, बेटा काबिल बनो काबिल, और कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो वहां तक पहुंचना है। ये जो गैप है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी वाला, इसको आप भरने का प्रयास कर रहे हैं जी। with whatever you've done, and I'm sure you'll achieve greater heights. जो करने के लिए जो प्लेग्राउंड है हमारे पास वो बहुत बड़ा है। उसमें जब तक सरकार नहीं इन्वॉल्व होगी तब तक ये मूवमेंट नहीं बन सकता। सरकार क्या कर रही है, एंड आर यू हैप्पी विद व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, स्पेशली विद जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हो रहा है, जहाँ पे स्किलिंग पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में सरकार की तरफ से बहुत एफर्ट हुआ है इस डायरेक्शन में। हमारा कंट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है, और अगर मैं आपको थोड़े आंकड़े बताऊं, हर साल 1 करोड़ आसपास 1 करोड़ ग्रेजुएट्स निकलते हैं। नौकरी मिलती है अराउंड 20 लाख को, नौकरी खाली जाती है 10 लाख, जो वो ले नहीं पाते। जो आपने बोला ना कि हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, संस्थाएं बोलती हैं, वो 10 लाख है। 70 लाख फिर 80 लाख फिर भी बच जाता है जो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। जिस 80 में शायद मैं 10 का गैप कवर कर दूं, जिसको नहीं मिल रही है उसको ट्रेन करके उसमें डालने का। अगर डाल भी दिया तब भी 70 लाख बच जाएगा। आप मतलब समझिए इतना मिसमैच है डिमांड सप्लाई का अभी हमारे देश में। तो सरकार जो काम कर रही है वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। एक तो इतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाने लग जाओ कि जो 30 लाख का नंबर है वो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पे पहुंचे, राइट। दूसरा, अब एनईपी में भी ना आपने डाल लिया 20% आपने डाल दिया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। आप स्कूल में जाएंगे, और मेरा तो काम है स्कूल्स कॉलेजेस के साथ, आप स्कूल में जाएंगे, वही वाला पीरियड होता है जहाँ पे टीचर भी क्लूलेस होता है करना क्या है, मतलब क्या मैं इंप्रूव करूं इसका कम्युनिकेशन स्किल। चलो बच्चों तुम लोग अपने में कुछ कर लो मैं तब तक पुराने तुम्हारे पेपर्स चेक कर देता हूं। ये सच्चाई है। मैं टॉप स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, बट टॉप स्कूल है कितने हैं? नीचे जाके ये वाला अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन टीचर्स का सबसे बड़ा हेडेक है कि 80% का तो नंबर है, पेपर आएगा मार्क्स दूंगा खत्म। इस 20% में कैसे हम उनको मार्क्स दें और कैसे उनको इम्प्रूव कराएं। मास में कोई चीज इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीचर्स। कोई भारत में टीचर इसलिए नहीं बनता है कि उसका पैशन है, बहुत कम लोग, और जो बन जाता है वो IIT एम्स में पढ़ा रहा होगा क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया है। टीचर आप बन रहे हो क्योंकि कुछ और नहीं बन पा रहे हो। और अगर ऐसे टीचर्स 99% है, उनके थ्रू अब आप स्किलिंग कराना चाहते हो,
जिनको खुद को स्किलिंग किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। तो बहुत मुश्किल काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। हमने रिसेंटली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करना शुरू किया है, और सप्लाईज मच मोर देन डिमांड। सप्लाई मतलब कैंडिडेट्स का सप्लाई। जॉब दिला दो, 15,000, 17,000, 20,000 की नौकरी दिला दो, और वो मिल नहीं रही है। क्योंकि एम्प्लॉयर, आप अगर मेरा इंटरव्यू लेंगे, आप क्या पहला सवाल क्या पूछेंगे? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बस तो अब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जवाब 100 में से 99 बच्चे नहीं दे पाते। और आंखों में आंखें डाल के बस अपने बारे में 2 मिनट शांति से समझा दो, उस अपने बारे में जिसके साथ आप खुद उतने साल रहे हो जो आपकी उम्र है जी। अगर आप 21 साल के हो तो अपने साथ ही रहे हो ना जी। अपने आप को तो बेहतर जानते हो, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। जी जी। मतलब शर्मा रहे हैं। मतलब उनको मौका मिले तो टेबल के नीचे छिप जाएंगे जवाब को देने से पहले। कैसे मिलेगी नौकरी ना? तो बहुत बदलाव लाने की जरूरत है, एंड होपफुली विथ मोर एंड मोर एफर्ट। और थोड़ा मतलब हर चीज में टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए ना। आप अगर ठीक ठाक स्कूल में भी 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा रहे हो, पढ़ा रहे हो 11-12 को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्यों करोगे आप वो नौकरी? इतना तो जोमेटो का राइटर कमा लेता है। ज्यादा बॉम्बे में से ज्यादा कमा लेते हैं। तो मल्टीपल चेंजेस, यू राइट। अब आते हैं दूसरे स्टेक होल्डर की तरफ, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो और उसका परिवार। उनको क्या करने की जरूरत है? पीपल who think they are employable or they should get employment, or people who are in the process of entering the employment pool. मतलब जो बच्चा 8वीं के बाद से, मैं जो बच्चा कह रहा हूँ 8वीं के बाद से जो बच्चा है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको क्या करने की जरूरत है? उनके परिवारों को क्या सोच में बदलाव लाने की जरूरत है कि वो स्किल्स पर भी फोकस करें? जी देखिए, अगर 8वीं पे थॉट ये आ गया तो अब तो काम हो गया। मतलब आई थिंक वी आर इन गुड शेप, क्योंकि पूरा थॉट यही होता है कि नंबर आ जाए बस एग्जाम में। स्किल्स की क्या जरूरत है? लेटेंट नीड है। मतलब स्किल हम लोग कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे ये बता दो कौन सी, when we say skills, what are the skills we are talking of or talking about? तो ये 2 तरीके के स्किल्स होते हैं। एक होता है टेक्निकल स्किल्स, जिसकी आप पढ़ाई करते हो ताकि आपको उस पर्टिकुलर चीज में काम करना आता है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको सर्जरी करना आता है, लेट्स से अगर आप सर्जन, हाँ, राइट, ठीक। या आप जनरल फिजिशियन हो तो आपको लोगों को एनालाइज करना आता है। बिल्कुल राइट। वो एक स्किल हो गई। वो एक है हार्ड स्किल, राइट। अगर आप टेकी हो तो आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है, हार्ड स्किल है। पर जो बिल्कुल इग्नोर हो जाता है और जिसके बारे में एक्चुअली क्रैक्ड भी है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आर द सॉफ्टवेयर स्किल्स। और वो सॉफ्टवेयर स्किल्स में सबसे ऊपर आता है कम्युनिकेशन। बहुत बार हम कम्युनिकेशन में सोचते हैं अच्छा बोलना कम्युनिकेशन है सिर्फ, पर अच्छा जो बोलता है उसे 4 चीजें अच्छे से आती होगी तभी वो अच्छा बोल पाता है। क्या 4 चीजें हैं? और वो 4 चीजें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 चीजें हैं। और ये 4 चीजों पे अगर आपको शुरू से प्रैक्टिस होने लग जाए, और मैं शुरू से मतलब स्कूल से अगर प्रैक्टिस होने लग जाए कि आप एक एक्टिव लिसनर हो, राइट। लिसनिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, एक्टिव लिसनिंग, अग्रेसिव लिसनिंग, जस्ट लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, राइट। तो आप में ऑटोमेटिकली एक नॉलेज अब्सॉर्ब करने की क्षमता आ गई है। सिमिलर टू रीडिंग, अगर आपको पढ़ने की आदत है तो आप डिपेंड नहीं कर रहे हो कि मेरे साथ जो हो जाए उससे मैं सीखूं, मैं पढ़ भी रहा हूं तो मेरी नॉलेज बढ़ रही है। एंड दैट कम्स आउट थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग में आप तो मास्टर है इसमें, तो आप इसमें बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। बट स्पीकिंग एज अ स्किल is as basic as expressing yourself। क्या आप कौन हो आप बता पा रहे हो कि नहीं, अपने आप को सामने रख पा रहे हो कि नहीं, फिर सामने वाले के ऊपर है कि वो आपको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। And you must also know कि speaking is not just about the words that you say. Yes. It's so much also about the voice and the body। और इसका साइंस है। एक एल्बर्ट मेराबियन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करी and he came up with a 738-55 rule in communication, which says that 7% of your audience's attention is through words, but 38% is grabbed through the way you say it, through your voice, and 55% happens through your body। So communication की effectiveness इस ढांचे में ढली हुई है, जबकि हम सिर्फ फोकस करते हैं 7 पे, शब्द। जी।
आवाज में कैसे वो शब्द आ रहे हैं, शरीर में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हम नहीं, पता ही नहीं है लोगों को, सोचते भी नहीं लोग। तो यू सो राइट, यस, सॉरी। या तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी और शब्द, वर्ड्स मिला के जो कम्युनिकेशन होता है, ये क्या पढ़ाया हमें किसी ने? आप सोचिए, हम एक जिंदगी के एक पड़ाव पे आ चुके हैं और ये सब नया इंफॉर्मेशन की तरह आज मतलब अब्जॉर्ब कर रहे कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसी चीजें, ये सॉफ्टवेयर स्किल्स, और इसमें अब बहुत चीजें आ जाती है उसके बाद, राइट? उसमें आप जोड़ लीजिए कि आपको स्टोरी टेलिंग आती है कि नहीं, आपको नेगोशिएशन आता है कि नहीं, राइट? आपको बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड आता है कि नहीं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ जा रहा हूँ, दैट आर यू एबल टू, ये सब सॉफ्टवेयर स्किल्स है, राइट? पीपल मैनेजमेंट आता है कि नहीं विजय जी? मतलब ये तो मतलब यही है। अगर आप एक स्किल मुझे पिक करने बोलते, मैं शायद सिर्फ पीपल मैनेजमेंट पिक करता, कि आपको लोगों को संभालना आता है कि नहीं। इन सॉफ्टवेयर स्किल्स को जोड़ के एक संपूर्ण इंसान बन सकता है, जो फिर अपने हार्ड स्किल्स के साथ मैजिक क्रिएट कर सकता है, एंड दैट इज ट्रू एम्प्लॉयबिलिटी। एक डॉक्टर को जब हम दिखाने जाते हैं, हमने डॉक्टर्स की बात करी, तो कौन सा डॉक्टर हमें पसंद आता है? जो हमसे बात करता है, हमें समझता है, वो जो एक दो चुटकुले सुनाता है हमारी ही डिजीज को लेके शायद, जिससे हम थोड़े कंफर्ट होते हैं और फिर लगता है कि ये डॉक्टर हमें ठीक कर सकता है। हमें कोई आइडिया नहीं होता है वो एक्चुअल मेडिकल साइंस में कितना अच्छा है, बट दैट सॉफ्ट स्किल is helping him get more him or her get more patients, more progress, more growth. हर प्रोफेशन में ऐसा है। True. Most of the professions. True. Empathy जब तक नहीं दिखाएंगे आप, especially where there is people interaction, तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। The moment you show empathy is also one of the important elements. Very important skill. Very important skill. तो सरकार मतलब बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। व्हाट डू यू सी द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक क्रैक्ड? ऑब्वियसली आप अकेले नहीं कर सकते, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम के अंदर आप जैसे और भी लोग होने चाहिए। हाउ हैप्पी आर यू विद आपके जैसे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, और आपको क्या लगता है कितने और क्रैक्ट की जरूरत है? देखिए मार्केट इतना बड़ा है कि हमें थोड़े ऑनेस्ट एडुकेटर्स चाहिए, जो इस पे काम करके अपना संपूर्ण बलिदान देके काम करना चाहते हैं। मुझे ये लगता है, बिकॉज बहुत जिनका ठीक ठाक एडुकेशन हो गया है लाइफ में, फाइनेंशियल एटलीस्ट सम बेसिक बैकिंग हो गया है, ऐसे लोग चाहिए जो इस सिस्टम को समझते हैं, बैकिंग भी है और इस पे 100% एफर्ट देना चाहते हैं। मैं आपको इसीलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, लाइक एनी अदर बिजनेस, एडुकेशन में भी टेम्पटेशन होता है ना, कि इंस्टीट्यूशन बनाए या बिजनेस बनाए, और वो टेम्पटेशन बहुत रियल है, क्योंकि एडुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू शायद आपका एक बढ़िया एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर शायद एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जिससे शायद आपकी शादी हो जाए, सोशल स्टेटस बन जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? तो बहुत आसान है बनाना कि एक बिजनेस बन जाए जहां पे आप 1000 को ट्रेन करें, 10 का हो जाए, बट बिजनेस तो बन गया। रियल एडुकेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें हर एक में बदलाव लाने की भूख होनी चाहिए, कि जितने लोगों ने करा मेरे साथ काम, हर एक में चेंज आया। तो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स भी है मेरे ही साथ मार्केट में, और कुछ ऐसे भी है जिनमें शायद वो थॉट प्रोसेस का चेंज लाने की ज़रूरत है, राइट? मैं बोलूँगा कि क्रैक्ट की तरह, होपफुली टचवुड क्रैक भी बड़ा बने, और क्रैक्ट की तरह हजारों और संस्थानों की जरूरत, इतना नीड है, इतना काम करने की जरूरत। आप सोचिए, मतलब मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, जीत और मेहनत करके मैंने 20,000 लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट की होगी। 4 साल में 20,000, विजय जी क्या है मतलब? और मैं शायद बहुत बड़ा बन जाऊंगा तो साल में लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को इफेक्ट कर दूंगा। जब बहुत स्केलेबिलिटी, मतलब स्केलेबिलिटी तो करोड़ों में, रूफ, जब आपकी स्केलेबिलिटी, ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं जो भी कहते हैं $10 बिलियन की कंपनी बना लूंगा, तब मेरा ये स्केल होगा कि 5 लाख को मैंने साल में ये एम्प्लॉयबल बना दिया, जॉब दिला दिया, और पूरा बिजनेस मॉडल सेट है। और ये आप कह रहे हो उस पूल के लिए जिसमें इस समय 1 करोड़ लोग आ रहे हैं हर साल, ग्रेजुएट, हर साल। यू नॉट काउंटिंग द
प्रोफेशनल I am डिग्रीज? not counting the professional degrees of post graduation. I am not counting the 12th pass students who are unemployed and have not even done graduation. I am not counting the people who have lost their jobs after getting अरे into a बाप job, रे। which is also very high. तो मैं अगर सिर्फ उस छोटे से पूल का 5% भी कर लूंगा तो मैं डेकाकॉन बन जाऊंगा इंडिया क्या ग्लोब का वन ऑफ द टॉप एजुकेशन कंपनीज. बट फिर भी इंडिया इज नोवेयर. मतलब दैट्स द ट्रूथ. तो सरकार को भी बहुत सारा काम करना है, केंद्र राज्य सरकारों को भी इसमें काम करना है जी. लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. कॉलेजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जी. जाता है. अब ये बताइए कि कॉलेजेस जी. क्या जो कर रहे हैं वो सही है, और व्हाट इज दैट वन बिग लाई दे आर सेलिंग टू द स्टूडेंट्स. जैसे एक झूठ जो एज अ सोसाइटी हम बच्चों को बेचते हैं, और ये सुन लीजिए आप, वो झूठ ये है कि लाइफ सेट हो जाएगी. लाइफ कभी सेट नहीं होती, ये झूठ है. और ये मुझे लगता है लाइफ सेट हो जाएगी बच्चों के डिप्रेशन का, परेशानी का कारण है, क्योंकि वो पढ़ा के जब प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं तो उनको लगता है अब हमसे तो कहा गया था बेटा ये क्रैक कर लो, आईटी क्रैक कर लो, लाइफ सेट. वहां पहुंचे बोले रेस तो बदल गई, वो रेस कोई दूसरी थी, ये तो अलग ही रेस है. और ज्यादा फिर नौकरी में जाते हैं, देखते हैं कि अरे बाप रे, कम से कम कॉलेज में क्लास का एक टाइम था, उसके बाद थोड़ा सा. यहाँ तो जिंदगी हमेशा इम्तिहान ले रही है. तो वो एक झूठ तो खैर जो समाज के तौर पे हम बेच रहे हैं लोगों को कि लाइफ सेट हो जाएगी, उसके अलावा कॉलेज क्या झूठ बेच रहे हैं. बहुत बहुत सही कहा आपने. देखिए कॉलेज में ना जैसे एक छात्र एक रेस में है, हमारे देश में 95% कॉलेजेस भी एक रेस में है. अच्छा. रेस हाँ, रेस क्या है हाँ. कि पहले तो अगर मैं 500 बच्चों का एडमिशन कराना है, एडमिशन अगर हो गया तो उनको 3 साल 4 साल बाद नौकरी दिलानी है. तो आप किस चीज में पैसा लगाओगे ना, एडमिशन कराने में पैसा लगाओगे, नौकरी दिलाने में पैसा लगाओगे, या फिर ये माइंडसेट रखोगे कि मैंने अगर 4 साल अच्छे से पढ़ा दिया तो ये दोनों चीजें विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. बट उसके लिए बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट, पेशेंस एंड राइट डीएनए की जरूरत होती है. मतलब मैं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को जानता हूं जो एडमिशन कराने के लिए जो चैनल पार्टनर्स हैं उनको 50,000 लाख रुपए दे रही है, और एडमिशन हो रहा है शायद 80,000 रुपए का. तो मैंने जो मेरा रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए एडमिशन फीस, वहीं पे मैं नेगेटिव एबिटा पे हूँ. तो रेस एंडलेस है ना, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो. और फिर जो बच्चों को आपने लिया है जो शायद इस तरह से आया है, वो 4 साल बाद क्या एम्प्लॉयबल बना है, उसमें भी यूजीसी AICTE सर्टिफिकेशन आपको कराना है, तो आपको सिलेबस पढ़ाना है वही जो कि थियोरेटिकल इन नेचर है अनफॉर्चुनेटली अभी भी. तो आप चाहोगे कि मैं स्किल डालूं उसमें, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल डालूं, अगर मेरे पास इस तरह की कंपनी आती है तो उनके बारे में पढ़ाऊं, वही तो पढ़ाई होनी चाहिए. आप सोचिए आपको गूगल जाना है 21 साल की उम्र में, और आप अगर क्लास 5 से गूगल के बारे में पढ़ रहे हैं 10 साल की उम्र से, तो 11 साल में तो गूगल ले लेगा ना आपको. पर आपने पहली बार गूगल के इंटरव्यू से 6 दिन पहले गूगल के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब भी अगर आप पढ़ाकू हो, वरना तो 2 घंटे पहले. तो क्यों लेगा ना. मतलब ये रेस से जो कॉलेज निकल गया, अब IITs इस रेस से निकल गए, इंस्टीट्यूशन बन गया, अच्छे टीचर्स आ गए, पढ़ाई ठीक ठाक होती है. आप घुसने के बाद आपको पता है कि आपका पीयर ग्रुप भी ऐसा होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि वो झटके ही आता है. पीयर ग्रुप भी ऐसा होगा कि जो सारे इंटेलिजेंट है, कंपनीज भी आ रही है. तो जो कॉलेज इस रेस से निकल गए उनके पास फिर भी मौका है फोकस कर. बाकियों पे तो मेरी एम्पैथी है, मतलब एम्पैथी छोटी सिंपैथी है. आप मिलोगे कॉलेज ओनर से, मतलब बहुत मुश्किल है विजय जी, मतलब वो सरवाइव कर रहे हैं किसी तरीके से. ये तो आप बात कर रहे हो आम कॉलेजेस की. मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आईएम्स में कम्युनिकेशन पढ़ा है. 2 साल से आईएम इंदौर जा रहा हूँ, अब आईएम लखनऊ के नोएडा कैंपस के साथ जुड़ गया. वो जो सोच है, चाहे आईएम इंदौर के डीन की डायरेक्टर साहब की बात करूं, या आईएम लखनऊ में जिन लोगों से मैं मिला, वो सोच ही अलग है. वो सोच जरूरी है. दिस इज समथिंग दैट हैज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यू नो, टॉप डाउन. ऊपर सोच ठीक है तो फिर वो नीचे अपने आप पहुंचेगी जी. वहाँ के बच्चे जिस शिद्दत के साथ इन चीज़ों में लगते हैं, इनको इम्पोर्टेंस देते हैं,
इसीलिए शायद उनके लिए लोग कंपनियां लाइन लगाती हैं। सही तो ये गैप मैं नहीं कहूँगा कि मैंने देखा है, पर मैंने एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस किया है कि जो टॉप नॉच कॉलेजेस, टॉप नॉच MBA कॉलेज है, IIM से बड़ा क्या ही है हिंदुस्तान में, वहाँ पे लीडरशिप की सोच क्या है, वहाँ पर बच्चे की सोच। अब जो एक सवाल आता है, आवर फैसिनेशन विद सरकारी नौकरी, इसको आप कैसे देखते हो? इज इट समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि फैसिनेशन फॉर सरकारी नौकरी इज एक्चुअली पुलिंग अस डाउन एज अ सोसाइटी. यू आर इन्वॉल्व मोर विद द सेक्टर, हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, सरकारी नौकरी पहला स्टेप है टू अ सोसाइटल स्टेटस, अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान अब फाइनेंशियली स्टेबल है, मेड बी एट अ वेरी लो पे स्केल, डजेंट मैटर, फाइनेंशियली स्टेबल है. भारत में अभी भी दहेज का प्रथा सरकारी नौकरी से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है. फॉर एग्जाम्पल, राइट, सरकारी नौकरी में अगर जैसे कॉर्पोरेट में, प्राइवेट में अट्रिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को निकाल दिया जाता है उनको, या फिर वो खुद छोड़ देते हैं, या फिर बहुत अनस्टेबल है सारा कुछ. सरकारी में वो भी काफ़ी हद तक उल्टा है कि आपका स्टेबिलिटी आ जाता है. तो सरकारी नौकरी इज कमिंग बिकॉज ऑफ द पर्क्स दैट कम्स विथ इट. और मैंने पर्क्स कहा तो मैं समझ गया. चलिए मैं खुल के बोल देता हूँ. आई थिंक बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी करने की इच्छा इसलिए भी होती है कि उन्हें लगता है कि वहां जाकर मैं भ्रष्टाचार कर लूंगा. ये भी एक बहुत बड़ा सच और दुर्भाग्य है. ये सारी सोच क्या हमें खींच रही है नीचे की तरफ? बिल्कुल खींच रही है, बिल्कुल. और इससे निकलने का तरीका आपने जो टॉप डाउन बताया, शायद हमारा सौभाग्य रहा है कि जी हमारे देश में बहुत अच्छे बदलाव लेके आए हैं. और अक्रॉस, अगर वहाँ से शुरू करके अक्रॉस अगर हम ये सोच बदल पाए कि भ्रष्टाचार की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है, बताइए. मतलब अगर आप एक टॉप ऑफिशियल को जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसको आप दे रहे 70,000 रुपये महीना और प्राइवेट में एंट्री लेवल जॉब है 70,000 रुपये महीना, तो वहाँ भी बदलाव की ज़रूरत है कहीं ना कहीं ना. मतलब सबको भूख है कि आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो. तो पहले हमको सरकारी नौकरी चाहिए जी, फिर हम वहाँ जाके कहते हैं साहब पैसा कम है इसलिए हम भ्रष्टाचार करेंगे, हमको ज़्यादा पैसा कमाना है तो हम भ्रष्टाचार करेंगे जी. बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है जी, बट इट्स आयरॉनिकल ऑल्सो. ये तो हुआ डिस्कशन. अब मैं पूछता हूँ आपसे फटाफट वाले सवाल जी, बताइए. क्योंकि ये डिस्कशन जो है ना, ये अगर चलता रहा तो आपका टाइम, आपकी फ्लाइट या आपकी जो मीटिंग है नेक्स्ट, वो मैं छुड़वा दूंगा. एक मिनट के मैं जवाब लेता हूँ आपसे. Does the pressure of competitive exams actually prepare students for life or for exams? Mostly only for exams, but इसमें फायदा ये होता है कि थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है आपको. वो बाद में हेल्प करता है कि उस टाइम पे जो मैंने मेहनत करी थी, भागा दौड़ा था, ये जो प्रेशर ले रहा था, सिर्फ एग्जाम का ही नहीं, फैमिली का भी, सोसाइटी का भी, वो बाद में थोड़ा हेल्प करता है. वो ग्रिलिंग जो है वो मुझे लगता है वो मज़ेदार होता है. बहुत बार बाद में जो ग्रिल करके आए हैं, चाहे कुछ भी पढ़ के आए हो, वो बेटर रिसोर्सेज हो जाते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रेस बुरा नहीं होता. स्ट्रेस भी, और साइंटिफिक है ये, कि यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं. मुझे लगता है एग्जाम्स कई बार यू स्ट्रेस का ही काम करते हैं. मैं जब सेशंस के लिए जाता हूँ कॉलेज में, तो आई कीप टेलिंग देम दैट लेट द स्ट्रेस बी योर जामवंत. जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्तियों का एहसास दिलाया, ये स्ट्रेस तुम्हें शक्तियों का एहसास दिला रहा है. ये सोच के तुम इसमें खप मत जाओ. नेक्स्ट, अब ये बताइए आप, 5-6 साल तक सरकारी नौकरी चेज करना, डू यू थिंक इट्स अ ट्रैप? बिग ट्रैप. और इन्होंने, मुझे लगता है कि अगर आप टॉप एग्जाम्स बाकी के 2 ही बार दे सकते हो, राइट, मतलब IITs को देखो 2 ही बार दे सकते हो एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, ये भी पहले था 4-5 साल तक देते रहो और फिर फाइनली रिजल्ट तो आएगा. अब जेई जो है आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो. 2 अटेम्प्ट ही दे सकते हो. तो यहाँ क्यों 5 साल कर रखा है, 6 साल कर रखा है?
अगर एग्जाम सेम है तो चौथे पांचवे बार में क्या बदल जाएगा मुझे नहीं पता। वो जो 5 साल आप सोचिए, एक बच्चा 18, 19, 20 साल से 25 साल द बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वो वहां लगा रहा है, और सक्सेस रेट आपको और मुझे दोनों को पता है, राइट। उसके बाद तो वो ऑलरेडी हार चुका है। तो इस ट्रैप में मतलब आप ट्राई कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेंटल बैलेंस रखो कि 1 बार 2 बार। तो आप कह रहे हो कि एज अ पॉलिसी इटसेल्फ अगर 2 या 3 मैक्सिमम 3 कर दे, मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्यों क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन। Fastest way and a candidate unknowingly gets rejected in an interview in the first 2 minutes. देखिए, जैसे वो चल के आके बैठता है चेयर पे, इसमें भी बहुत सारा जजमेंट हो जाता है, पर उसके बाद जो पहला शब्द बोलता है एंड वो शब्द से ज्यादा चेहरे पे स्माइल है कि नहीं, और आंखों में आंखें डाल के बोलने की क्षमता है कि नहीं, और इंग्लिश से ही फर्क नहीं पड़ता है, आप मानिएगा। बिल्कुल ना, बस कॉन्फिडेंटली अपना नाम, कहाँ से है, क्या पढ़ के आया है, और 1-2 स्किल्स जिसमें वो अच्छा है, 2 मिनट में हो जाता है ये। और एंट्री लेवल जॉब में सिलेक्शन रिजेक्शन उसमें हो जाता है, उसके बाद फॉर्मेलिटी होता है 5-10 मिनट और। ट्रू। आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस को भी लोगों ने गलत तरीके से समझ रखा है। कॉन्फिडेंस मीन्स ऐसे कुछ तो अजीब पोस्चर बना के जाना। आई थिंक कॉन्फिडेंस मीन्स जस्ट बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, विद हु यू आर, बजाय इसके कि आप कुछ और प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। प्रैक्टिस भी नहीं है ना विजय जी, देखिए ओवरवेल्म हो जाते हैं उस मोमेंट में। ऑब्वियसली इंटरव्यूअर ये मुझे नौकरी देगा, अरे उसे भी उतनी नीड है भाई जितना तुम्हें है। हाँ, और ये अंत नहीं है दुनिया का। हाँ, और ये अंत नहीं है। ये सोच भी जरूरी है। नेटवर्किंग की में क्या अहमियत है? देखिए, मुझे टाइम के साथ समझ आया, मैं बहुत बुरा नेटवर्कर था पहले और अभी थोड़ा इम्प्रूव किया है। टाइम के साथ समझ आया है कि आप ज़्यादा लोगों को जानते हो तो बहुत सारे तरीकों के काम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज एन इंडिविजुअल आपके कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे, पर अगर आप एक संस्था चला रहे हो, अपने इतने सारे अलग अलग काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती। जैसे मुझे फिनेंस उतने अच्छे से नहीं पता था, लीगल उतने अच्छे से नहीं पता था, राइट। आई नीड टू नो द राइट पीपल ताकि वो काम वो संभाल ले। ये नहीं कह रहा पावरफुल लोगों को जानने की जरूरत है, बट राइट पीपल जो नहीं आता वो समझ जाए ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ। मैं आपको एक और, सॉरी मैं बीच में आई एम बटिंग इन, बट इससे नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ, मुझे IIM के डायरेक्टर हैं डॉक्टर हिमांशु राय, उनसे मैं बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि नेटवर्किंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज दैट। बोले नेटवर्किंग जो है, लोगों को ये गलतफहमी है कि हमारी इंडस्ट्री में अगर हमें तो हमारे जैसे 100 लोगों से हमने नेटवर्क कर लिया। तो उनका कहना है कि अगर आप अपने जैसे 100 लोगों से नेटवर्क कर रहे हो तो आप 100 नहीं, एक्चुअली आप एक ही आदमी से नेटवर्क कर रहे हो। रियल नेटवर्किंग इज when you are meeting people from diverse backgrounds and building connections with them, like you rightly said, कि वो मुझे फाइनेंस में हेल्प कर सकता है, मेरा वर्ल्ड व्यू भी बदलेगा, राइट, मेरा पर्सपेक्टिव भी, होराइजन भी बड़ा होगा, राइट, और काम कौन कब कहाँ काम आ जाए बिल्कुल कोई पता नहीं। बिल्कुल। AI से नौकरियों पर इम्पैक्ट, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, AI नौकरी खाएगा, आई थिंक। अच्छा, ब्लंट एकदम खाएगा। और ये वो आदमी कह रहा है जो लोगों को एम्प्लॉयबल बना रहा है, एम्प्लॉयमेंट देने में मदद कर रहा है, जो कि ग्राउंड पर है, राइट, जिससे ज्यादा हकीकत शायद किसी को ना पता हो। सो वो कह रहा है कि AI जी। मैं ICICI बैंक के साथ था पिछले हफ्ते मीटिंग में। मैंने उन्हें बोला, बताइए कितने लोग चाहिए आपको, क्योंकि मैं तो मैन पावर हायरिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या तुम वो प्रोजेक्ट करोगे? तो मैंने कहा बताइए। कह रहे हमारे पास 1,20,000 लोग हैं अभी, हमें 80,000 करना है। और वो सारे सिस्टम्स टूल्स बन गए हैं, हाँ, जो उन्हें रिप्लेस कर सकता है। AI में मेरा आंसर ये है कि बहुत सारे नए सेक्टर्स बन रहे हैं, बहुत सारा नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, बट अगर आप सोच रहे हो जो पहले वाला काम मैं वही करता रहूँ, आप अब मॉल्स में जाओगे, पार्किंग में आजकल रियल वॉचमैन नहीं होता है ना, वो कार्डबोर्ड वाला वॉचमैन होता है। AI छोड़ दीजिए, जो दिखाता है लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, राइट, हम सब ने देखा, राइट। तो AI तो चलिए बहुत आगे है ना, मतलब वो आपको मंडेन काम अगर करना है तो आपको AI रिप्लेस कर देगा। AI को अपना स्लेव बनाइए, अपना मास्टर मत बनाइए, इज माई सजेशन।
AI आपको आना चाहिए ताकि आप AI को यूज करके अपने काम में और बेटर हो पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। मंडेन काम के लिए लोग नहीं चाहिए होंगे इन नियर फ्यूचर। और एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो क्या बहुत ज्यादा ग्लैमराइज हो गया है? आई बिलीव कि हाँ ठीक है, वी मस्ट बी जॉब गिवर्स रादर देन जॉब सीकर्स, पर अभी क्या हो गया कि इतना ग्लैमराइज हो गया, शार्क टैंक, ये टैंक, वो टैंक, इतने सारे। मैं तो वॉइस ओवर भी करता हूँ इन शोज के लिए, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है इन शोज से लेकिन ग्लैमराइज हो गया तो इसकी वजह से लोग अब नौकरी की जगह इसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, या ये भी एक भेड़चाल जैसी बन गई है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप सबका बस की बात नहीं है। अच्छा। और इसमें 90% डेज आपके बुरे आएंगे 10% दिन ही आएगा जो ठीक जाएंगे। और आप भी अपने राइट में बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है। मुझे लगता है विजय जी, अनलेस यू आर वेरी 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 पैशनेट अबाउट समथिंग, आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं कूदना चाहिए। ओवर ग्लैमराइज्ड है, लगता है कि बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं दूर से, बट मच बेटर है अगर आपको स्टेबल जिंदगी चाहिए, आप एक अपने ऐसे सेक्टर में जॉब करिए जहाँ पे आप वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक खुशहाल फैमिली लाइफ के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट कंप्लीटली क्वेंचेस एवरीथिंग आउट ऑफ यू, नेकेड कर देता है आपको पूरी तरीके से, एक्सपोज कर देता है। और वो वीकनेस जरूरी नहीं है ना कि आप एकदम वीकनेस एक्सपोजिंग लाइफ में ही रहे, बट अगर आपको पैशन है, आपको अगर इस बिजनेस आउटकम्स के बियॉन्ड जाके खुशी मिलता है कुछ करने में, तब यू आर द राइट पर्सन। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पागल होना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर सक्सीड करने के लिए। तो बिल्कुल भी ये शोज देख के और ये शार्क टैंक और ये सब देख के एंटरप्रेन्योरशिप चूज मत कीजिए। और ये सब देख के कि इसको 200 करोड़ की फंडिंग मिल गई, इसको 300 करोड़, ये सब में अपना व्हाट्स योर, अगर आपको अंदर से कॉलिंग आता है, जिसको कॉल जो हम कहते हैं कि आवाज आती है कि मुझे ये करना है, तब एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट मास्क है उस कॉलिंग के ऊपर। ओके, वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स? ये पेरेंट्स के लिए मैं चाहूंगा वो शुरू से ही अपने बच्चों से बात करें, और अगर एनफ कन्वर्सेशंस घर पे होंगे और ओपन कन्वर्सेशंस होंगे तो बहुत सॉल्यूशंस निकल आएंगे, राइट? अपनी जिंदगी को उन पे ना थोपे, बस बात करें उनसे, तो मच बेटर करियर ऑप्शंस निकल आएंगे जो बच्चों को पता है आज के डेट में, वो बस बता नहीं रहे हैं आपको। और एंड दे विल बी एबल टू परस्यू दैट, बी मच मोर सक्सेसफुल देन व्हाट योर ड्रीम्स कैन टेक देम। और दूसरा, शायद एज अ पेरेंट आपका अभी भी विजन थोड़ा हो सकता है कर्टेल्ड हो, थोड़ा फॉर श्योर कर्टेल्ड ही है ना तो बच्चा आपसे बेहतर शायद एक्सपोज्ड है, वो बेहतर चीजें जानता है, बिल्कुल, उसकी कंडीशनिंग अभी कम है जी। कंडीशनिंग बहुत बुरी चीज है जी। बच्चों के लिए आई थिंक इट इज कि आप थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आगे बढ़ के इफ यू कैन गिव अ लिटिल मोर पेशेंस इनटू थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग और लव डूइंग, तो अपने पसंदीदा चीजों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत ढूंढिए, मेहनत कीजिए, डीप जाइए। अब और ज्यादा फटाफट वाले सवाल, डिग्री और स्किल्स तो क्वेश्चन ही नहीं, मतलब डिग्री के साथ या स्किल्स भी ले लो, डिग्री ना भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने देखा है एग्जांपल्स ऑफ 12 पास के बच्चे आर नाउ सिटिंग इन CXO पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज जस्ट स्किल्स। ये भी देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो भी उसी कहीं ना कहीं वही थॉट है ना मन में कि शायद डिग्री चाहिए तब बिना ग्रेजुएट के चाहे मैं जितना भी हूँ मुझे शायद लेंगे नहीं। क्या ये सच है? क्या अब चेंज हो गया है? चेंज हो रहा है रूल हर जगह। पहले पोस्ट ग्रेजुएट का था, मैं बस अभी एक कन्वर्सेशन कर रहा था काफी नामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वही कह रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएट ही लेते हैं उसमें। 2-3 घंटे बात करनी पड़ी समझाने के लिए कि क्या मतलब क्या होगा पोस्ट ग्रेजुएट में, जो ग्रेजुएट नहीं कर सकता 12 पास में। आई थिंक अमेज़न ने भी शुरू किया है जहाँ पर वो बिल्कुल +2 और ग्रेजुएट्स को भी नाम है, उन्होंने एक वो भी दिया है इसको, +2 को मौका दे रहे कि आप हमारे टॉप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। वाओ, एंट्री लेवल ही पर टॉप जॉब्स। क्या बात है। AI और ह्यूमन इंटेलिजेंस एनी टाइम, AI ऑलवेज रिमेन्स अ सबसेट, एंड इसलिए मैं कह रहा था AI इज योर स्लेव नॉट योर मास्टर। मार्क्स और माइंडसेट, इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन मतलब मेरी जिंदगी में भी
मुझे पता है अपनी लाइफ से, लेकिन फिर भी मार्क्स और माइंडसेट। देखिए, आपको अगर राइट माइंडसेट है कि आप समझ पाए कि मार्क्स कहाँ लाना है, तो हो जाएगा काम। और कोई भी माइंडसेट फिक्स नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। अगर आप में मादा है तो आप बदल सकते हो। जैसे बिल्कुल। मेरा माइंडसेट पहले था कि सरकारी नौकरी या स्टेबल जॉब नौकरी होनी चाहिए, आराम होना चाहिए। वो धीरे धीरे उम्र के साथ चेंज हो गया, वर्ल्ड व्यू के साथ चेंज हो गया। तो माइंडसेट इज मैटर्स डेफिनेटली। मैनेजमेंट डिग्री या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जॉब और स्टार्टअप। दोनों में अपने तरीके के लर्निंग्स हैं आई Yeah, थिंक। of course, और of course. गवर्नमेंट के पास जो स्प्रेड है, जो वॉल्यूम है, जो एक्सपेंस है, कोई अगर सीखना चाहे तो स्टार्टअप कभी दे ही नहीं सकता वो एक्सपीरियंस। Okay. तो स्टार्टअप में क्योंकि वो शुरू कर रहा है, छोटा सा ही कुछ है, और उसको बड़े करने में वो स्ट्रगल्स में खो जाने के चांसेस हैं। पर गवर्नमेंट मतलब करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि सच में जो काम करना चाहता है गवर्नमेंट काम करने देंगे कि नहीं अदर वो भी स्टेक होल्डर्स, वो पता नहीं, बट माय आंसर इज गवर्नमेंट जॉब। वाओ, दैट्स अमेजिंग। लिंक्डइन और रिज्यूमे, सो सॉरी, उसी का सप्लीमेंट सवाल गवर्नमेंट वाला पूछ लेते हैं। इसका मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो जाओ, पर सीखने के लिए जाओ। हाँ बिल्कुल। सोशल स्टेटस के लिए ना जाओ, दहेज लेने के लिए ना जाओ कि हमारा दहेज बढ़ जाएगा, या भ्रष्टाचार के लिए ना जाओ, या इसलिए ना जाओ कि हमें आराम की जिंदगी चाहिए। अगर चाहिए भी तो ये मान के चलो कि हाँ, आई हैव अ गुड वर्क एंड वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए लोग इसलिए मरते हैं कि हमें काम ना करना। दैट माइंडसेट नीड्स टू चेंज। यस। लिंक्डइन और रिज्यूमे, देखिए दोनों की जरूरत है दोनों ठीक है। फॉर सक्सेस। मतलब रिज्यूमे भी अच्छा होना चाहिए और लिंक्डइन पे भी आप अपडेट करते रहो। जी जी, और बहुत जरूरी है। मतलब एम्प्लॉयर देखता है, बिल्कुल देखता है। और अगर थोड़ा बहुत पर्सनल ब्रांड है लिंक्डइन में तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन, प्री सिलेक्शन काइंड ऑफ हो जाता है। एक पर्सनल ब्रांड पे अगर सवाल पूछ लें कि अपनी बात करना इज ऑल्सो पर्सनल ब्रांडिंग एंड इट्स नॉट ढोल पीटना। बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। और ह्यूमिलिटी, आई थिंक अपनी बात करने में कहीं कोई ये थोड़ी कह रहा है कि हम्बल मत रहो। हाँ ना, मतलब प्रॉब्लम वहां आता है जब आप अपनी बात म्यूचुअल रिस्पेक्ट से नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आप अपने बारे में नहीं बोलोगे, कौन बताएगा? हाँ, कैसे कैसे चले? पता ये जो अगला सवाल है मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर जवाब भी मैं ही दे दूंगा। बट आपके हिसाब से व्हाट्स द बिगेस्ट लाई पेरेंट्स आर टेलिंग देयर चिल्ड्रन? आप ऑलरेडी दे चुके हैं शायद इसी एपिसोड में। हम देखिए, आप तो मतलब बॉलीवुड के साथ भी जुड़े हुए हैं एंड आपका बहुत अच्छा अभी लॉन्च भी हुआ है। एक का मैंने पूरी नहीं देखी, बट आई हैड सीन स्नैपशॉट्स ऑफ दैट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू ऑन दैट। आप बताइए, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लाइफ में जो लाई हमें बचपन में बताया जाता है कि बस 12th में मार्क्स ले आ, लाइफ सेट हो जाएगा, अभी भी लाइफ सेट हुई है आपको? व्हाट्स योर फीलिंग? अब मैं चाहता हूँ कि लाइफ ना सेट हो। इनफैक्ट वो जो लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेचा वो बात, वो मैं समाज में सुनता रहा लाइफ सेट हो जाएगी। तो एक माइंडसेट जानते क्या बन गया कि एक पॉइंट के बाद आई एटलीस्ट लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, या कंफर्टेबली रहूंगा, काम नहीं करूंगा ज्यादा। 40 तक आते आते ये समझ में आया कि नहीं भाई, जब तक जिंदा हो काम, और ऐसा काम कि कल से बेहतर काम, which means the hustle is every day, which means it took me around 30 years of conscious life to understand कि आराम लाइफ सेट हो जाएगी, ये अप्लाई होते ही नहीं है, ये ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए जैसे आपने कहा ना कि यू हैव अचीव्ड सो मच, मैं देखता ही नहीं उसको। कई लोग पूछते हैं कि साहब आप इतने हम्बल हो, मैं काहे का हम्बल हो? मुझे नहीं मुझे अच्छा क्यों नहीं हम्बल होना चाहिए? बोले आपने ये अचीव कर लिया, क्या अचीव किया है? एक बिग बॉस में आवाज़ देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझसे बेहतर लोग नहीं है। आई वाज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो व्हाट यू आर सीइंग for you that might be an achievement, but I am seeing something else. I'm not talking about you. Just so that is what keeps me going. Yes. That is what keeps me grounded. That is what keeps me wanting to get more. अभी मैं ICF इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से कोर्स कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ।
बिकॉज आई एम ट्रेनिंग इन कोचिंग सो मेनी पीपल, सो आई थॉट चलो देखें भाई ये एक्चुअल प्रोसेस क्या है। और तब मुझे समझ में आया, तब मैंने अपने बायोडेटा से कोच हटाया। मतलब कोच भी हूं मैं, बट जनरली मैं ट्रेन करता हूं लोगों को। कोचिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। अभी भी आप कह रहे हैं आप सीख रहे हैं, मतलब बिल्कुल। और मैं शायद आपके चेयर पे अभी नहीं बैठा हूँ करके मेरे लिए वाव फैक्टर है, बट ये मैं समझ सकता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। मैंने अभी कल दीपिंदर गोयल जो है जोमेटो, तो उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से जोमेटो का नाम हटा दिया। अभी वो टेम्पल नई कंपनी जो यहाँ लगाते, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो चलाते हैं। तो उनको किसी ने पूछा कि आपने ये हटा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं टेम्पल पे जोमेटो का बोझ नहीं डालना चाहता। वाह क्या बात। तो मेरे लिए ये नया स्ट्रगल, नई कंपनी, नया बेंचमार्क है। तो वो फुल डिटैच होके मुझे अब आगे बढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। वही है, बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल है। और इन सब के टर्म्स हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो ग्रोथ माइंडसेट में आती हैं। पर आपको कॉन्शियसली उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे जैसे उम्र में आप अनुभव बढ़ता जाता है, आपको लगता है, समझ में आने लगता है कि यही वे ऑफ लाइफ है, अलग से इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दिस आइडियली शुड बी द वे ऑफ लाइफ एंड इज द वे ऑफ लाइफ। मुझे एक चीज बताए, मेरा एक क्वेश्चन है विजय जी। इंसान, ये जो वे ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं, इंसान इस पूरे टाइम पे अपने आप को सच कैसे बोलता रहे? क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा है डेली कि इस पूरे जर्नी में आपको ऑथेंटिक रहना है खुद के साथ। बिल्कुल राइट, वरना कहीं ना कहीं आप गिर जाओगे, क्योंकि आप कुछ और अपने आप को अज्यूम करने लग जाओगे। राइट, आपने कैसे किया है? आप एज अ ट्रेनर, मेंटर, कोच, हाउ डू यू रिमेन ऑथेंटिक टू योरसेल्फ in all this ups and downs? This is noise. Everything that comes to me is noise. मुझसे बेहतर मेरे बारे में कोई नहीं जानता, मुझसे बेहतर जो सो कॉल्ड अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। जैसे मैंने कहा कि आई डोंट लुक एट थिंग्स द वे पीपल लुक। Voicing for a show is not an achievement. I was there at the right place at the right time. Yes, I had a certain kind of talent, but now I have to look beyond that. वो आ गया, वो कर लिया मैंने, वो कर रहा हूँ, 16 साल हो गए करते हुए, 17वां साल भी शायद हो जाएगा करते हुए। Beyond that, उसके आगे क्या? और ये आज से नहीं, जब जैसे 2010 में आया तो मुझे लगा यार जितने रियलिटी शो हो ना उस सब में मैं ही बोल, तो कम से कम सुकून रहेगा कि चलो ये 5 शो हैं, इतना पैसा तो आएगा। उस समय ये थॉट थी, उस थॉट को लेके चला तो एक वक्त ऐसा आ गया कि 5 साल इंडियन रियलिटी टेलीविजन में शार्क टैंक को छोड़ के कोई ऐसा शो नहीं था जिसमें मेरी वॉइस नहीं गई। ऑल रियलिटी शोज हैव हैड माय वॉइस। टुडे ऑल्सो टीवी पर जो शोज आ रहे हैं उनमें मेरी ही वॉइस है। बट अगर या तो आप उससे बहक जाइए या आप कहिए हाँ दिस इज डन एंड डस्टेड, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ये तो अब मैं संभाल रहा हूँ, बट ये हमेशा नहीं रहेगा। मुझे लगता है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको ग्राउंडेड रहा। जैसे डर के साथ है ना कि हर डर बुरा नहीं होता है, डर के आगे जीत वीत नहीं है, डर के आगे पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो सिमिलरली थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको ग्राउंडेड रखती है, एंड आई थिंक it can navigate you through this noise where people keep telling you, oh, you're so good, you're so good. उस नॉइज को कट करना और एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना कि अभी बचा क्या है जो मैंने किया। अब या तो आप ये सोच लीजिए कि खड़गपुर से आया वलौंडा, बताओ आज क्रैक नाम की कंपनी चला रहा है, एक वैल्यूएशन में एक फिगर मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ के आसपास है, राइट। तो क्या आप इसको 100 करोड़ तक ले जाने के लिए ही थे? नहीं। चलिए बायजूस फेल हुआ, लेकिन वो कहाँ तक गया जी? वो फेल, उसके बहुत सारे कारण थे जी, लाल लाचो तमाम चीजें, पर वो पोटेंशियल है वहां तक। तो वो यूनिवर्सल सेट क्या है? तो जब आप यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करने लगोगे आपको, तो आप कहोगे हम तो कहीं है ये नहीं। ये चीज मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि साहब जज का रोल किया हमने, पर अब मैं देखता हूँ कि
पिक्चर तो मेरे ऊपर नहीं थी। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपने कहा अच्छी चीज़ है। मेरे लिए क्या चैलेंज है कि अब अगला ऐसा करें कि मेरी इंडस्ट्री के लोग कहें कि भैया जज करना हो तो ऐसा ऐसा प्ले हो, ये कमाल है यार, मज़ा आ गया। उस पिक्चर में से अगर कुछ याद रहा मुझे तो वो रोल याद रहा, विच मीन्स दैट आई वॉन्ट टू डू बेटर एंड बिगर थिंग्स नाउ। यही चीज़ है जो, ये तो तुमने मेरा इंटरव्यू ले लिया। मुझसे कोई बोलने कह देता है तो मैं बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। एक चलते चलते आखिरी सवाल, व्हाट इज दैट वन हैबिट दैट सेपरेट्स पीपल हु गेट हायर्ड फ्रॉम द पीपल हु गेट रिजेक्टेड? आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस अरे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। से हायर और रिजेक्शन आ जाता है। कोई और चीज़ बहुत छोटी लगने लग जाती है अगर सामने वाला लगे कि दे आर इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स। और जैसे बात कर रहे पुराने अचीवमेंट्स के बारे में, फ्यूचर के एस्पिरेशंस के बारे में, आज के बारे में, वो आपको किसी भी तरीके की नौकरी में हायर करा सकता है। बीइंग अवेयर ऑफ हु यू आर, इवन व्हाट आर योर वीकनेसेस, जो मुझे नहीं आता है वो जो सच बता पाता है। जैसे मैं बच्चों को पूछता हूँ व्हाट इज योर वीकनेस, कहता है वेरी हार्ड वर्किंग, ये मेरा वीकनेस। मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ कि मतलब पता ही नहीं लगता, सो नहीं पाता हूँ, ये सब बकवास करके। तो वो नहीं ना, रियल कौन हो आप? तो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंशिएट। बहुत बड़ी चीज़ है। सुनने में या तो एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, या अजीब लग सकती है, या ये लग सकता है अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ। बीइंग कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ, बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ। और ये जो आपने कहा ना इंटरव्यू में, लोग ये हार्ड वर्किंग, ये नतीजा है कंडीशनिंग का। लोगों को बताया जाता नहीं, ऐसी चीज़ बताओ जो पॉजिटिव भी लगे और वीकनेस भी ना लगे। और आजकल तो खैर इंटरनेट जिंदाबाद, तमाम वो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा। जितना मज़ा मुझे आज आया है उतना बहुत कम आता है। कई बार हम सोते सोते बचे हैं इंटरव्यू लेते वक्त, लेकिन आज पता ही नहीं चला था कि इंटरव्यू ले कौन रहा है और दे कौन रहा है। तो बातचीत हुई बेसिकली हम लोगों के बीच, और यही मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो बेंचमार्क है अच्छे पॉडकास्ट का, वही कि बातचीत हो। तो मुझसे हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पॉडकास्ट न बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, आई एम श्योर बहुत सारे लोग बेनिफिट करेंगे। तो आप अगर नौकरी की तलाश में हैं या जनरली ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, तो टेक्निकल नॉलेज इज़ गुड, बट वर्किंग ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स is what is going to take you from being average to good to great. याद रखिएगा, talent or degree is what gets you in the room. Skills is what makes sure that you stay in that room. और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि communication skills is that one thing that makes sure that you own that room. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्रैक्ट के जरिए लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी बुलाने के लिए। मुझे टाइम का तो पता ही नहीं लगा, मेरा बस चले, मैं बस आपके सामने बैठा रहूं और सुनता रहूं। वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत लाइकवाइज, द वे यू स्पीक, द नॉलेज यू हैव, और उसको जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, कमाल है। शुक्रिया। थैंक यू।